Good morning, everyone. Today we are start a series of income tax laws and accounts. तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इनकम टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स की मेरे पास बुक है। 65th एडिशन है, असेसमेंट ईयर 2024-25। पब्लिकेशन की अगर बात करें तो साहित्य भवन पब्लिकेशन है, जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो टैक्स के अंदर क्या होता है कि भी जो लेटेस्ट एडिशन होता है वो हमें स्टडी करना होता है, क्योंकि टैक्स के अंदर क्या रहेगा, आपके जो भी सेक्शंस हैं या फिर उनके अंदर जो जो चीज़ें हमें दी होती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होती रहती हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, लेटेस्ट एडिशन को हमें स्टडी करना होता है। तो ये जो आपका इनकम टैक्स है, ये CRSU के अंदर, कुरुक्षेत्रा के अंदर और बाकी सारी जो हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, MCOM में, BCOM में, BBA, CA, तो इन जगह पे आप लोगों का ये आपको देखने को मिलेगा। तो जो जैसे यहाँ पे इसका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन सा रहेगा, सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन सा रहेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पे कंटेंट आप लोग देख सकते हो कि भी कौन कौन सा कंटेंट जो है इसके अंदर रहेगा। काफ़ी सारे चैप्टर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन हमें दे रखा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में बताया गया है, डेफिनेशन जो है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो इनकम टैक्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो ये चीज़ हमारी कहाँ से आई है। इनकम टैक्स से पहले हम एक टर्म की बात करते हैं कि भी जो क्या होता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट हमारा कहाँ से होगा। तो गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है उसका मेन जो सोर्स है वो क्या रहेगा, टैक्स रहेगा। ठीक है, और जो टैक्स है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है। दो तरीके का टैक्स कौन सा हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा इनकम टैक्स, और दूसरा जो टैक्स रहेगा वो कौन सा होगा, GST, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो इनकम टैक्स जो होता है वो क्या रहेगा, जो भी लोगों की इनकम होती है, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है। तो वो अपनी जो भी इनकम अर्न करेंगे तो उस इनकम के ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सर्विसेज हम ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, GST बोलते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो हो गया। अब मेन जो सोर्स है इनकम का गवर्नमेंट का, तो वो हमारा क्या होता है, इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि लोगों को अपनी इनकम के ऊपर डायरेक्टली पे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भी जैसे GST के अंदर क्या होगा कि भी आप गुड्स को या सर्विसेज को ले रहे हो और उसके अंदर जो भी टैक्स है वो इंक्लूड होता है, फिर जो सेलर है वो उसको आगे क्या करता है, पे करता है। तो इनकम टैक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है कि भी जो भी आपने अर्न किया है डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को क्या करोगे, जो टैक्स है उसकी पेमेंट करोगे। ठीक है, फिर दूसरा जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो क्या होता है, हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ के लिए, जो सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो रिच और पुअर होते हैं उनके बीच में जो भी गैप होता है उसको कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भी जो इनकम टैक्स है उसको पे करने के लिए कौन लाइबल है, तो कोई भी SSC या फिर जिसको हम पर्सन बोल देते हैं, जिसने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई ना कोई जो इनकम है जिसको अर्न किया है, और वो जो इनकम है वो क्या है, मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो वो पर्सन क्या करेगा, जो इनकम टैक्स है उसको पे करेगा। और कौन सी इनकम के ऊपर, जो हमने प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अर्न करी है, तो उस इनकम के ऊपर SSC को जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसकी पेमेंट करनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के अंदर हमें कुछ बेसिस बताए गए हैं और कुछ प्रोसीजर बताए गए हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो इनकम टैक्स है उसको चार्ज करते हैं। तो देखो कौन कौन से प्रिंसिपल बताए गए हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है उसके अंदर हमें ये बताया गया है कि भी जो इनकम टैक्स है वो क्या होता है, एक एनुअल टैक्स चार्ज होता है। यानी कि आपने जो भी पूरे साल में इनकम अर्न करी है उसके ऊपर एक ही बार में आपका जो टैक्स है वो क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, यानी
यानी कि एनुअल टैक्स ये होता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर क्या बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर में जो भी आपकी इनकम है तो उस इनकम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो फॉलोइंग असेसमेंट ईयर होगा उसकी रेट के हिसाब से आपको जो टैक्स है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि एक तो क्या चीज़ होगी, अब जो ईयर चल रहा है उसमें आपने क्या कर लिया, कुछ जो इनकम है उसको अर्न कर लिया, तो वो जिस ईयर में हमने इनकम अर्न करी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स की पेमेंट करनी होती है। और असेसमेंट ईयर में हम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर में जो भी आपकी रेट एप्लीकेबल हैं तो उन्हीं के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, जो टैक्स है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। हालांकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आती हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि भी कई बार आप जैसे जो कंट्री है उसको हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर में ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या बताया गया है, जो टैक्स रेट हैं उनको कौन डिसाइड करता है, कौन फिक्स करता है, जो भी एनुअल फाइनेंशियल एक्ट होता है वो उसको डिसाइड करेगा। हर साल हमारा क्या होता है, 1 फ़रवरी को जो बजट है वो आता है तो बजट के अंदर हमारा पूरा प्रोसीजर बताया जाता है। जो भी चेंजेस होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, किसी सेक्शन के अंदर या फिर किसी भी रूल के अंदर, तो वो हमारा बजट के अंदर ही बताया जाता है जो हमारा 1 फ़रवरी को आता है एवरी ईयर। तो एनुअल फाइनेंशियल एक्ट जो है उसके अंडर हमारा क्या किया जाता है, जो बजट होता है वो बनाया जाता है। उसके बाद क्या बता रखा है 4th पॉइंट के अंदर, टैक्सेज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर हमें पर्सन की डेफिनेशन बता रखी है। अब पर्सन कौन कौन हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको हम एओपी बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद कंपनीज वगैरह हैं, आर्टिफिशियल जुडिशरी है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, पर्सन के अंदर आते हैं। तो ये अपनी इनकम के ऊपर इनको क्या करना होता है, टैक्स की पेमेंट करनी होती है। उसके बाद क्या बताया गया है कि भी जो टैक्स है वो किसके ऊपर पे किया जाता है, टोटल इनकम के ऊपर पे किया जाता है। तो पहले हम ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं, उसमें से हमारी 80C से लेकर के 80U तक की जो डिडक्शंस हैं वो जाएंगी। उसके बाद जो बचेगा तो वो हमारी टोटल इनकम होती है जिसको हम टैक्सेबल इनकम भी बोल देते हैं। तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। उसके बाद क्या बताया गया है कि भी इस एक्ट के अंदर कुछ हमारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें क्या किया जाता है, जो हमारी इनकम होगी उसके एट सोर्स जो टैक्स है उसको डिडक्ट किया जाता है, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भी एडवांस में जो टैक्स है वो पे करना होता है। तो जो भी प्रोविजंस है हमारे एक्ट के अंडर तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, जो इनकम टैक्स है वो चार्ज करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल इनकम बताई गई है कि भी जो टोटल इनकम है वो कैसे कंप्यूट करी जाती है, वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होती है। मींस जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसके बेसिस पे इनकम देखी जाती है कि भी जैसे जो भी इंडियन रेजिडेंट होंगे उनके लिए हर तरीके की जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है। कुछ एनआरआई होते हैं, कुछ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। तो जो भी जिसका जैसा स्टेटस होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, उसी के हिसाब से उसकी जो टोटल इनकम है उसको कंप्यूट किया जाता है। बेसिकली अगर हम नॉर्मल बात करें तो 5 हेड होते हैं हमारे इनकम के। इनकम फ्रॉम सैलरीज सबसे पहला हेड है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी जिसको हम बोल देते हैं, कैपिटल गेन। और इन चारों के अंदर जो इनकम हमारी नहीं आती है तो वो हमारे लास्ट हेड के अंदर जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं इनकम टैक्स की। तो फर्स्ट क्या बता रखा है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कि भी इनकम के ऊपर जो भी आप डायरेक्टली पे कर रहे हो तो वो आपका क्या होगा, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इसको हम बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, सेंट्रल टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्स है उसको इम्पोज करती है और रिकवर करती है। मीन्स कोई भी यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या फिर किसी भी अदर जो बॉडी है उसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। जैसे जीएसटी के अंदर क्या होता है, जीएसटी के अंदर आपका एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलग होता है और सेंटर का अलग होता है, और एक फिर आपका इंटीग्रेटेड अलग होता है। तो वहाँ पे जीएसटी आपका क्या रहेगा, 3 तरीके का रहेगा। मतलब उसका कुछ हिस्सा स्टेट को भी जाता है, कुछ हिस्सा उसको सेंटर को जाता है। और जब हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे फिर आपका अलग जीएसटी रहता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो आपका स्टेट वगैरह है या फिर कोई भी अदर अथॉरिटी है उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो ये जो टैक्स है ये हमारा
कैसा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको रिकवर करती है। फिर नेक्स्ट आता है टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो जो भी हमारी टोटल इनकम होती है उसके ऊपर क्या होता है, जो टैक्स है वो लगाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें क्या बताया गया है, टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट। तो ये आपका चेंज होता रहता है। टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट का क्या मतलब है कि भाई आपकी एक मिनिमम अमाउंट होती है जिसके ऊपर आपको क्या नहीं करना होता है, जो टैक्स होता है उसकी पेमेंट नहीं करनी होती है। ठीक है, जैसे असेसमेंट ईयर 2024-25 की यहाँ पे बात करी गई है, तो 24-25 के अकॉर्डिंग देखो, कोई भी इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीज़न है। अब सीनियर सिटीज़न का यहाँ पे क्या मतलब है, जिसकी एज क्या है 60 ईयर या फिर 60 ईयर से ज़्यादा है, लेकिन उसकी एज क्या है 80 ईयर से कम है। तो अगर उस पर्सन की इनकम 3 लाख तक है तो उसको कोई भी जो टैक्स है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 लाख उसकी क्या हो गई है, एग्जम्प्टेड लिमिट हो गया है। फिर उसके बाद सुपर सीनियर सिटीज़न की हम बात करें, तो सुपर सीनियर सिटीज़न कौन होगा, जिसकी एज क्या है 80 ईयर या फिर 80 ईयर से ज़्यादा। तो सुपर सीनियर सिटीज़न की जो इनकम है अगर 5 लाख तक की है तो उसको कोई भी जो टैक्स है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अदर इंडिविजुअल हो गई, यानी कि जिनकी एज लेस देन 60 है, तो अप टू 59 ईयर कोई भी जो पर्सन है वो किसके अंदर आएगा, अदर इंडिविजुअल के अंदर आएगा। HUF जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो इनके लिए जो मिनिमम एग्जम्प्टेड लिमिट है वो कितनी रहेगी, 2,50,000 की रहेगी। और फर्म हो गया, कंपनी हो गई, लोकल बॉडी हो गई, तो इन तीनों के लिए जो लिमिट है निल है, यानी कि इनको अपनी जो मिनिमम इनकम है, ठीक है, मीन्स ये लगा लो कि भी अगर ये 10 रुपये भी अर्न करते हैं फर्म, कंपनी या फिर लोकल बॉडी, तो उसके ऊपर भी इनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनके लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। उसके बाद बता रखा है प्रोग्रेसिव रेट। तो प्रोग्रेसिव रेट का मतलब क्या है कि भी सबसे पहले आपकी जो इनकम टैक्स के अंदर रेट होती है, अगर इनकम कम है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, कम रेट से टैक्स लगाया जाएगा। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे जो टैक्स है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हमारी जो पुराने वाली रेट है वो आपकी क्या है, 2.5 लाख तक क्या हो गया, नील हो गया। अलग अलग केसेस में यहाँ पे 2.5 लाख, यहाँ पे सीनियर सिटीज़न के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए 5 लाख। तो इसके बाद यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी इनकम होगी, या फिर जो अगर हम रेट की बात करें तो 5%, 20% और 30%, तो ये इस तरीके से प्रोग्रेसिव हो गया। और दूसरी जो हमारे टैक्स स्लैब रेट आई हुई है नई वाली, तो वो भी आपका क्या है, कुछ जो मिनिमम एग्जम्प्टेड होती है जिसको हम नील बोल देते हैं। उसके बाद फिर आपका 5%, 10%, 15%, 20% और 25 और 30%। तो इस तरीके से जो रेट है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है सरचार्ज। तो सरचार्ज क्या होता है, हमारा जो भी हमने टैक्स क्या किया है, लगाया है, तो टैक्स के ऊपर हमारी जो सरचार्ज है उसको इम्पोज किया जाता है, इनकम टैक्स की जो अमाउंट होगी उसके ऊपर। तो इसकी भी यहाँ पे अलग अलग रेट बताई गई हैं। इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI के लिए कितना है, अगर जो टोटल इनकम है 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, 10% जो सरचार्ज है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में जो सरचार्ज है वो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और थर्ड यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर जो इनकम है 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो 25% क्या रहेगा, सरचार्ज रहेगा। और मोर देन 5 करोड़ अगर इनकम है, टोटल इनकम है, तो यहाँ पे जो टैक्स है, सॉरी, जो सरचार्ज है वो कितना हो जाएगा, 37%। तो जैसे हमारी जो इनकम टैक्स की रेट प्रोग्रेसिव होती हैं, यहाँ पे हमने देखा ये भी प्रोग्रेसिव है, ये भी प्रोग्रेसिव है, तो वैसे ही जो सरचार्ज है उसकी भी रेट क्या है, प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे 10% है, फिर 15% है, और ज़्यादा इनकम है तो 25, और भी ज़्यादा इनकम है तो 37%। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रोग्रेसिव रेट है। उसके बाद फॉर्म्स के लिए एक सिंगल बताई गई है रेट, तो वो कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगा अगर इनकम क्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा है। डोमेस्टिक कंपनीज़ का बताया गया है, अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है तो 7% रेट रहेगी डोमेस्टिक कंपनी के लिए। और जो टोटल इनकम है
10 करोड़ से ज़्यादा, तो उस केस में जो सरचार्ज है वो कितना रहेगा, 12% का रहेगा। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो सभी एसएससीज को क्या करना होता है, पे करना होता है, और इसकी जो रेट है वो 4% है। और ये जो 4% रेट है वो किसके ऊपर लगेगा, जो हमारी इनकम टैक्स की टोटल अमाउंट है। ठीक है, टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, सरचार्ज को इंक्लूड करके। अब ज़रूरी नहीं है सरचार्ज हर केस में पे करना ही करना पड़ेगा। इन केस अगर किसी एसएससी की 50 लाख से इनकम कम है तो फिर उस केस में तो उसको कोई भी सरचार्ज पे करना ही नहीं है। तो जो भी टैक्स हमारा आएगा उसके ऊपर हम 4% कर देंगे, और 50 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उस केस में सरचार्ज ऐड किया जाएगा। फिर ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है टैक्स बर्डन। तो टैक्स बर्डन क्या बताया गया है, प्रोग्रेसिव रेट बताई गई है टैक्स बर्डन के अंदर। प्रोग्रेसिव रेट होने की वजह से जो रिच पर्सन है उनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। रिच पर्सन की ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो पुअर पीपल हैं उनके ऊपर बर्डन कम होगा, और जो रिच पर्सन है उनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, जो गैप है पुअर पर्सनस में और जो रिच पर्सन है उसमें, वो कम करने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बता रखा है कि भी जो इनकम टैक्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है, तो जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और लास्ट में यहाँ पे बता रखा है एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की जो अमाउंट है कहाँ कहाँ पे एलोकेट होती है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो जो आपका टोटल टैक्स रिकवर किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या होगा, जो जैसे भी फाइनेंस कमीशन है जैसे जैसे वो रिकमेंडेशन देगा, यानी कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा टोटल टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स इनकम टैक्स का रिवेन्यू हुआ है उसमें से कुछ शेयर नहीं दिया जाएगा। किस चीज़ का शेयर नहीं दिया जाएगा, जैसे जो भी टैक्स क्या किया जाता है कंपनी से रिकवर किया जाता है, तो वो किसके पास रहेगा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी के पास रहेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट को इसमें से कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। दूसरा, जो भी सरचार्ज की अमाउंट होती है तो वो भी किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। और थर्ड बताया गया है अमाउंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पे बताए गए हैं। तो इन 3 चीज़ों से जो भी पैसा हमें मिलेगा, जो भी रिकवर होगा, तो वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसके अलावा जो भी टैक्स मिलता है, जैसे कहाँ से मिल गया, कोई भी आपकी जो फार्म है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल्स हैं, एओपी है, बीओआई हैं, तो उनसे जो भी पैसा मिलेगा, जो भी इनकम टैक्स है वो रिकवर होगा सिर्फ सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस को छोड़ करके। तो उसमें से क्या किया जाएगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एलोकेशन करी जाएगी। और ये एलोकेशन कौन करता है, जो फाइनेंस कमीशन है वो इसकी एलोकेशन करेगा। थैंक यू।